आज हम लोग पुनः चेतना मेधावी प्लेटफॉर्म पर दो ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं बिहार बोर्ड के 2027 के लिए। जो बच्चे एग्जाम देंगे उसके लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग ऑफलाइन क्लास में ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव जन्म पढ़ रहे हैं, उसमें भी आपको अंडाणु और शुक्राणु के बारे में हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो उसी के आधार पर हम आपको बताए थे कि हम प्रत्येक दिन आपको इंस्टाग्राम हो, जो इंस्टाग्राम चलाते हैं वो इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, जो फेसबुक चलाते हैं वो फेसबुक पे देख सकते हैं, जो यूट्यूब पे देखना चाहते हैं वह यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी जो देखना चाहते हैं हम उसको टेलीग्राम पे भेज देंगे, आप टेलीग्राम पे भी देख सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी बोलिएगा तो व्हाट्सएप पे भी आपको भेज देंगे। आप हर जगह ये 2 से 3 मिनट आपको पर डे ऑब्जेक्टिव देखना है, क्योंकि हम जिस चैप्टर को आपको सुबह में पढ़ाएंगे ऑफलाइन क्लास में, उसी को हम ऑब्जेक्टिव आपको उसी हेडिंग वाले को बना के पर डे 2 ऑब्जेक्टिव देंगे। तो आपको मिनिमम हम एक क्लास 30 से 35 दिन पढ़ाते हैं, तो सोच के देखिए अगर 2 ऑब्जेक्टिव याद करते हैं तो प्रत्येक चैप्टर से आपको 60 ऑब्जेक्टिव, चैप्टर खत्म होते होते 60 ऑब्जेक्टिव भी आपको याद हो जाएगा। थ्योरी तो साथ-साथ ऑब्जेक्टिव भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो अगर दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप एग्जाम में आसान से बना सकते हैं, आसानीपूर्वक बना सकते हैं। आपको याद है कि जो 12th क्लास का टोटल चैप्टर है वो 13 चैप्टर है, ठीक है, पढ़ने के लिए। अगर 13 चैप्टर में हम 60 क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव को याद कर लें प्लस थ्योरी को याद कर लें तो कितना ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। और आपको 35 ऑब्जेक्टिव भी तो बनाना है, आसानी से बन जाएगा। लेकिन हमारी बात को ध्यान याद रखिए कि आप जिस तरह से रील देखते हैं 2 मिनट इस पे टाइम दीजिए। व्हाट्सएप में देखना तो व्हाट्सएप पे भेज देंगे आपको जो बच्चे के लिए, उसका टेलीग्राम है, कुछ बच्चे को टेलीग्राम से देख सकते हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और यूट्यूब है। आप जहां भी देखना चाहते हैं आप वहां ये उपलब्ध रहेगा, आप वहां ये देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से समझिए। जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है। शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है, तो याद रखना होगा शुक्राणु का जो संचलन किनके द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए है एक्रोसोम। ऑप्शन नंबर ए क्या है, एक्रोसोम, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है मध्यभाग, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। शीर्ष, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन होगा क्या, डी नंबर ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, डी नंबर। तो इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर। आपको याद रखना होगा शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है, तो पूंछ के द्वारा। किनके द्वारा होता है, पूंछ के द्वारा। शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है, पूंछ के द्वारा होता है। शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है, पूंछ के द्वारा होता है। शुक्राणु संचलन किनके द्वारा होता है, पूंछ के द्वारा होता है। आपको याद रखना होगा। चलिए थोड़ा सा और हम शुक्राणु के बारे में जान लेते हैं। तो पहला तो ये आंसर आपको याद होना, शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है, पूंछ के द्वारा होता है। अब हम शुक्राणु के बारे में जानते हैं। यदि आपको पता होगा तो शुक्राणु का जो हम संरचना बनाए थे तो इस टाइप से हम आपको शुक्राणु का संरचना बना के समझाए थे। ये क्या है, शुक्राणु है। ठीक है, शुक्राणु है। तो आपको याद होगा जो खास करके ये वाले पार्ट है शुक्राणु का, हम इसको बोलते हैं हेड वाले पार्ट, शीर्ष वाले पार्ट, इसको बोलते हैं मिडिल पॉइंट, इसको बोलते हैं टेल वाले पॉइंट। याद होगा आपको, पूंछ वाले पॉइंट बोलते हैं। 3 भाग अगर हम बांटते खास करके तो शुक्राणु को। ठीक है, अब यहाँ आपको पूछा शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है, मतलब शुक्राणु किसके द्वारा चल सकते हैं। ये पूंछ वाला जो पार्ट है इसके द्वारा चलता है। अब ये पूंछ कैसे गति करता है, तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो ऊर्जा का निर्माण करता है, उसी ऊर्जा का प्रयोग करके ये पूंछ गति कर पाता है। तो ये बात समझ में आ गया। थोड़ा सा एक्रोसोम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो अगर कई ऑप्शन एक्रोसोम के बारे में पूछे तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। एक्रोसोम क्या होता है आपको पता होगा, जो खास करके शुक्राणु है, शुक्राणु के जो शीर्ष वाले भाग में टोपी आकार का संरचना होता है, इसी को हम बोलते हैं एक्रोसोम। टोपी आकार का जो संरचना को क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। आपको ये भी याद होगा जो एक्रोसोम में बहुत सारे एंजाइम होते हैं। एक्रोसोम क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम होते हैं। इसमें जो एंजाइम आपको पता है, अगर ये अंडाणु है तो अंडाणु पे बहुत सारे अस्तर होता है, इसको ब्रेक करता है। इसको ब्रेक करने में हेल्प करता है कौन, ये एक्रोसोम है। मध्यभाग आपको याद होगा, मध्यभाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। मध्यभाग में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ये याद रखना होगा। शीर्ष वाले भाग में आपको क्या पता है, केंद्रक होता है। शीर्ष वाले भाग में क्या होता है, केंद्रक होता है, जिसमें गुणसूत्र उपस्थित होता है 23। इतना बात आपको याद रखना होगा। दूसरा क्वेश्चन है ग्राफियन पुटक पाया जाता है। ग्राफियन पुटक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है नर मानव के वृषण में, ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है पौधों के अंडाशय में, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी है मानव यकृत में, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी है मादा मानव के अंडाशय में। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर होगा। इसका आंसर जो है मादा मानव के अंडाशय में। इसका आंसर क्या है, मादा मानव के अंडाशय में। आपको ये बात याद रखना होगा। थोड़ा सा और ऑब्जेक्टिव जो 3 ऑप्शन है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नर मानव के वृषण में जो वृषण है खास करके नर का प्राथमिक लैंगिक अंग है, इसमें निर्माण होता है शुक्राणु का। इसमें क्या निर्माण होता है, शुक्राणु का। पौधे का अंडाशय आपको पता है जो स्त्री केसर भाग होता है उसी का अंडाशय वाला भाग होता है, इसमें भी निर्माण होता है मादा युग्मक का। मानव का यकृत हम लोग जानते हैं, यकृत जो है खास करके 1.5 केजी का होता है। हम लोगों का सबसे आंतरिक भारी आंतरिक अंग कहा जाता है। यकृत आपको पता है ये हमारे पाचन में भी मदद करते हैं और पीत रस स्रावित करते हैं। ये जो आंसर था ग्राफियन पुटक पाया जाता है, तो मानव मादा अंडाशय में, हम लोग अंडाशय में जानते हैं अंडाणु का निर्माण होता है, यानी कि मादा युग्मक का निर्माण करता है। अंडाशय की जो संख्या होती है 2 होता है हम लोग जानते हैं, और अंडाशय युग्मक का निर्माण होता है, इसीलिए अंडाशय को क्या कहा जाता है आपको याद होगा, प्राथमिक लैंगिक अंग भी कहा जाता है। आज यहीं तक, आगे हम आपको फिर दूसरे दिन 2 ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे।